हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या जोन पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए छठे मॉडल पेपर की। इसकी व्याख्या की बात आज करेंगे और मॉडल पेपर का लिंक मैंने आपको पहले ही उपलब्ध करवा दिया था टेलीग्राम पर। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर नोट्स उपलब्ध हैं आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और जिस भी प्रश्न में कन्फ्यूज़न था वो आपके इसमें क्लियर हो जाएगा, और बाकी प्रश्नों के आंसर और मैं उसके साथ कोई ज़रूरी व्याख्या होगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ में, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आविष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये तो आपको पता होगा कि आविष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपके ई की मात्रा बड़ी है जो कि नहीं हो सकती। इसमें आविष है तो आविष कोई शब्द भी नहीं होता ऐसा। और तीसरा ऑप्शन है आविह प्लस कार, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपके आविह प्लस कार, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार आपके सामने दूसरा प्रश्न है, प्राप्त प्लस उदक। उदक में ऊ छोटा है, ये ध्यान रखें। ठीक है, प्राप्त प्लस उदक में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले प्राप्त प्लस उदक को जोड़ के देखो, शब्द क्या बनेगा, प्राप्तोदक बनेगा। ठीक है, ओ की मात्रा आएगी और ओ की मात्रा आती है तो आपके कौन सी संधि होगी, गुण संधि। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सत प्लस मति। सत प्लस मति शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें देखिएगा आपके दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि और व्यंजन संधि। तो इसका तय का क्या हो जाएगा, आपके न बन जाता है, तो यहां पर आपके कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन्मति इसका शब्द बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, किस विकल्प में संधि और संधि विच्छेद का सही जोड़ा है, नहीं है। किस विकल्प में सही जोड़ा नहीं है। तो तथा प्लस एव का क्या होता है, तथेव होता है डबल मात्रा का, सही सुमेलित है। एक प्लस एक का क्या होता है, एक एक होता है, इसमें भी डबल मात्रा आई की मात्रा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, तो ये मतैक्य नहीं होता है, ये गलत है, मतैक्य शब्द गलत है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपके सी ऑप्शन आपका आंसर होगा यहां पर, तो आप सी को सही कर दीजिएगा यहां पर। ठीक है, चौथा सदा प्लस एव सदैव, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने पांचवा प्रश्न और इसमें लिखा है, नील कमल शब्द में कौन सा समास होगा। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, नील कमल शब्द में कौन सा समास होगा, पता होगा आपको, बिल्कुल आसान है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, सी आंसर इसमें भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उभय पद प्रधान समास कौन सा है। उभय का मतलब दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं। तो यह भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, द्वंद्व समास में होते हैं, आसानी के साथ आप कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प भिन्न है, यानी कि तीन शब्द तो ऐसे हैं जिनमें समास विग्रह है वो एक जैसा है। यहां पर समास विग्रह था, ये समास ही लिखा है, इसमें समास विग्रह होगा इसका। तो समास विग्रह तीन का तो एक जैसा है, और इसमें से एक ऐसा है जिसका समास विग्रह अलग है। तो आप देखिएगा इसमें कौन सा अलग है। तो हवन सामग्री का क्या होता है, हवन के लिए सामग्री। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। और वाचनालय, वचन यानी कि पढ़ने के लिए, आलय यानी कि घर। ठीक है, पढ़ने का जो स्थान है। तो यहां पर अगर बात करें तो मंत्रियों की परिषद मंत्री परिषद होती है, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होगी यहां पर। ठीक है, अगला आठवां प्रश्न है, सद्धर्म शब्द किस समास का उदाहरण है। सद्धर्म, सद्धर्म की अगर बात करें तो यह भी आपके कौन सा समास, इसमें कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पराक्रम, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है भाई, परा उपसर्ग है।
अगला है पराया, तीसरा है परामर्श, परावर्तन। तो यहां पर आपको किसमें लग रहा है कि उपसर्ग नहीं है? तीनों ही शुरू में परा 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 है, तो आप बताएं। तो बिल्कुल आपके बी आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, पराया मूल शब्द है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? आशंका, अनुपयोगी, राजनीतिक, निबंध। तो आशंका में तो शंका है शब्द, आ उपसर्ग लगा हुआ है। अनुपयोग में अनु उपसर्ग है, और राजनीतिक में आपके कोई उपसर्ग यहां पर नहीं है। राजनीति प्लस एक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और निबंध में नि उपसर्ग है। अगला है आपके बदस्तूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दस्तूर आपका शब्द होता है और इसके साथ उपसर्ग लगा है बै। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बदस्तूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है योग शब्द। योग शब्द का विलोम शब्द बनाना है आपको, तो आप किस सब उपसर्ग का है वो प्रयोग करेंगे? अनुयोग नहीं होगा, अयोग, अयोग नहीं होता, शब्द ही नहीं होता। वियोग, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा आपके, वियोग इसका विलोम शब्द बनेगा। ठीक बात। चलिए, 13वां प्रश्न है, प्रिय शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? बहुत ही आसान सा है। प्रिय का स्त्रीलिंग आपके क्या होता है? प्रिया होता है। और प्रिया बनाना है तो आप इसके साथ में कौन सा लगाएंगे? आप प्रत्यय लगा देंगे तो इसका क्या बन जाएगा? प्रिया बन जाएगा। ठीक है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कौन सा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय किसमें नहीं है, यह आपको बताना है। तो शवेरा, ममेरा, चचेरा, घनेरा। तो ये तो बिल्कुल आपके कौन सा हो जाएगा? साफ साफ नजर आ रहा है, एक ही शब्द है सवेरा, जिसमें आपके एरा प्रत्यय नहीं है, सवेरा शब्द है। 15वां है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? तो कार प्रत्यय किसमें नहीं है? कलाकार, बेकार, कुंभकार, पक्षकार। तो कलाकार में तो आपके कार प्रत्यय है, बेकार में आपके बे उपसर्ग है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी आपके कार प्रत्यय है और डी में भी कार प्रत्यय लगा हुआ है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है? तो नी प्रत्यय किसमें नहीं है भाई? मोरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। बाम कोई होता है क्या? बाम बिल्कुल कोई शब्द ही नहीं होता, बामनी एक मूल शब्द है। तो बामनी में आपके नी प्रत्यय नहीं है। चांद, चांदनी। तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो नृत्यांगना, शुभेच्छु, उपरोक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर नृत्यांगना नहीं होता, नृत्यांगना होता है। ठीक है, यहां पर ये के साथ आ की मात्रा रहेगी। ठीक है, तो शुभेच्छु आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी ही फिर से पूछी जा रही है। तो उन्नतशील कोई शब्द नहीं होता है। उन्नतिशील, उन्नतिशील और उन्नतिशील। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके कौन सा होगा? तो उन्नति में ती छोटी रहती है और सील में आपके बड़ी सी रहेगी, एक साथ जब लिखा जाएगा इनको। तो उन्नतिशील आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। 19वां प्रश्न है आपके सामने, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो अशुद्ध की अगर बात करें तो आपके उपर्युक्त तो बिल्कुल शुद्ध है। और निरोग, निरोग में आपके नी है वो बड़ी रहती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके गलत, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा अशुद्ध कौन सा है? निरोग है। अनुग्रहित बिल्कुल ठीक है। अनुग्रहित में क्या करते हैं?
तो अनुग्रहित में आपके वो रे है वो लाइन वाला ऐसे लगा देते हैं तो वो आपके अशुद्ध हो जाता है। 20वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? महात्म्य शुद्ध आपसे पूछा जा रहा है, तो महात्म्य अपन इसको सही मानते हैं, ठीक है, लेकिन सही होता कौन सा है? ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, महात्म्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निशाचर रात का है, इंदु ये उसका है चांद का, रजनीपति ये भी चांद का है, तो आपके दिन का कौन सा है? निशाचर भी आपके चांद का ही है, ठीक है, तो यहां पर आपके कौन सा हो जाएगा? वासर, बिल्कुल। निशाचर तो आपके चांद का निशाकर होता है, चांद का, ठीक है, ये निशाचर तो उसका हो गया, क्या कहते हैं उसको, ये है ना दानव का, ठीक है, राक्षस का। वासर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे है, किस विकल्प में किंकरी शब्द का पर्यायवाची है? तो एक शब्द होता है किंकर, एक होता है किंकरी। तो किंकर का क्या होता है? दास होता है, और किंकरी का क्या होता है? दासी होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, किस विकल्प में महीप सब जो पर्यायवाची है किस में है? महीप का। तो महीप की अगर बात करें तो महीप का पर्यायवाची होता है जो आपके महीपति, भूप, पृथ्वीनाथ, ये सब किसके हैं? ये महीप के पर्यायवाची हैं। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने है कि किस विकल्प में बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची आपको पता है तो आप नहीं वाला भी बता देंगे। तो बिजली दामिनी बिल्कुल बिजली का होता है। क्षण प्रभा, क्योंकि वो क्षण भर के लिए ही होती हैं, तो क्षण प्रभा भी आपके बिजली का ही है। ज्योति आपके प्रकाश का होता है, ये बिजली का नहीं होता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सौदामिनी, बिल्कुल सौदामिनी बिजली का ही होता है, ज्योति प्रकाश का होता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो समास होता है एक, एक होता है संधि। तो संधि का तो क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है, लेकिन अपन बोलते हैं समास विग्रह। तो आप ये ध्यान रखें, संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है, और समास का क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने वक्र का बताना है। तो वक्र का क्या हो जाएगा भाई? ऋजु हो जाएगा। तो ये तो आसान सा प्रश्न था, वक्र का क्या हो जाएगा? ऋजु। विलोम शब्द पूछा है, ऋजु हो जाएगा। 27वां है पदोन्नत। पदोन्नत मतलब पद बढ़ना, पोस्ट है वो इंक्रीज होना, यानी कि आपके पद है वो बढ़ गया है, तो पदोन्नत। और पदोन्नति भी पद का बढ़ना ही होगा। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटना, ठीक है, बिल्कुल ही। और पदावनत का मतलब होता है डिमोशन। एक होता है प्रमोशन जो तो पदोन्नति और पदोन्नत है, एक होता है डिमोशन जो आपके क्या है? पदावनत, पद घटना, यानी कि आपका प्रमोशन तो नहीं हुआ और एक नीचे खिसका दिया आपको। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से सदाचारी शब्द का विलोम क्या होगा? तो सदाचारी का क्या हो जाएगा भाई? दुराचारी। सदाचारी का क्या हो जाएगा? दुराचारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनतीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्ष शब्द किसका अर्थ नहीं है? ये आपके अनेकार्थी वाला है, ठीक है, तो आपके पक्ष है वो किसमें नहीं है? तो पक्ष की अगर बात करें तो पक्ष का आपके पखवाड़ा बिल्कुल होता है, पक्ष का पंख भी होता है, पक्ष का बल ये भी होता है। तो आपके पखेरु यानी कि आपके पक्ष का जो अर्थ है, पखेरु शब्द है, इसका अर्थ कभी पक्ष नहीं हो सकता, ठीक है, पखेरु शब्द का अर्थ है वो पक्ष नहीं हो सकता। कर शब्द का सही अनेकार्थी नहीं है।
कर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो यहां पर आपके हाथ, किरण, गदा, सूंड, तो कर का इसमें से कौन सा नहीं है? तो गदा आपके आंसर हो जाएगा। गदा कर का अनेकार्थी नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक का अनेकार्थी नहीं है? तो अंक का आपके भाग्य होता है, शब्द नहीं होता है, गोद होता है, पहिया होता है। तो शब्द आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 32 नंबर में देखो, किस विकल्प में पाप पुण्य का अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग्म है? पाप और पुण्य का अर्थ, पाप और सूर्य, यहां पर तो पाप और सूर्य लिखा है। ठीक है, तो पाप और सूर्य की अगर बात करें तो आपके पाप तो होता है अग्ग और सूर्य होता है अग्ग। तो यहां पर अगर बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 33वें में एक बच्चे ने बताया था कि आपका आंसर गलत है। तो यहां पर आपके सामने है ग्रंथि, ग्रंथी और ग्रंथ। तो सबसे पहले देखो, ग्रंथि जो हमारे शरीर में गांठें पाई जाती हैं, जैसे अपन कहते हैं ना पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जो भी है, तो ये आपके क्या होती है? गांठें होती हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही क्या होगा? ग्रंथि का, इसका तो गांठ हो जाएगा, जो कि ए में भी है और सी में भी है। दूसरा है ग्रंथि, जो ग्रंथ पढ़ता है। तो ग्रंथ कौन सा? गुरु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ करता है वो क्या कहलाता है? ग्रंथी कहलाता है। तो ये आपके दूसरे नंबर पर इसमें रहा, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला। अब है ग्रंथ। ग्रंथ क्या होता है भाई? एक पुस्तक ही तो होती है ग्रंथ। तो बिल्कुल आपके सी ऑप्शन आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। और पेपर में भी आपके सी ही बताया गया था। ठीक है, जो लाइव टेस्ट हुआ था उसमें भी आपके सी ही बताया गया था। अगर आपने अभी तक लाइव टेस्ट नहीं दिया तो आप अभी भी जाकर दे सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बात इतनी है कि अब आपकी रैंकिंग शो नहीं करेगी, आप सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। आपके सामने क्षति और क्षिति शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। तो क्षति का क्या होता है भाई? हानि होता है, बिल्कुल सही है। और क्षिति का क्या होता है? पृथ्वी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 35वां देखो, यहां पर आपके सामने है निहारिका। 35वें में निहारिका शब्द का वाक्यांश आपको बताना है। तो निहारिका होती क्या है? इसका वाक्यांश क्या होगा? सौर मंडल का जनक, सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाना ग्रहों का समूह, आकाश गंगा का समूह और ग्रहों का समूह। तो निहारिका आपके सौर मंडल का जनक होती है भाई। सौर मंडल का जनक किसको कहा जाता है? निहारिका को कहा जाता है, याद रखना है। 36वें में देखो, चारों ओर की सीमा क्या कहलाती है? तो ये चौहदी कहलाती है, चौहदी। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहले गिना जाता है वो क्या होता है? जो सबसे आगे रहता है वो तो अग्रणी, और जो सबसे पहले गिना जाता है वो अग्रगण्य होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां देखो, जो मृत्यु के समीप हो, यानी कि बिल्कुल निकट हो, तो उसको कहते हैं आसन्न मृत्यु। क्या कहते हैं? आसन्न मृत्यु। एक मरने को जो आतुर होता है वो तो मरणातुर है, जो मृत्यु के बिल्कुल समीप है वो आसन्न मृत्यु कहलाता है। ठीक। 39 में देखो, आ बैल मुझे मार। तो आ बैल, बैल को बुला रहे हैं कि मुझे मार, तो ये तो जानबूझकर आफत ही है, जानबूझकर आफत मोल ले रहे हैं। तो बिल्कुल आपके सी आंसर हो जाएगा। बैल को मारने के लिए आमंत्रित करना, बिल्कुल आपके अर्थ के रूप में अगर बात करेंगे तो आपका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधा है, उसके हाथ में बटेर लग गई, तो क्या हो गया? बिना मेहनत के उपलब्धि प्राप्त हो गई। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा 40 में। 41 में देखो, इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि यहां कोई आपके
तिलों में तेल ही नहीं है तो फायदा नहीं है। वही बात हुई ना, तिल किस लिए होते हैं? तेल निकालने के लिए। अगर तिलों में तेल ही नहीं है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना यहां पर नहीं है। 42 में है चुल्लू भर पानी में डूब जाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जा और ग्लानि का तीव्र अनुभव करना। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। 43 में देखो, लोहे के चने चबाना। कैसे चने चबाना है? लोहे के। तो लोहे के चने चबाने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा ही मतलब किसमें हो गए? कठिनाई में हो। लोहे के चने चबाना कठिन ही तो है। चबा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चबा सकते, कठिन है। तो कठिनाई में पड़ जाना इसका आंसर हो जाएगा। 44 में देखो, मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। ठीक है। अब इस पे ज्यादा कमेंट तो करूंगा तो हो सकता है कि आजकल देखते हैं यूट्यूबर को भी लोग गिरफ्तार, पुलिस गिरफ्तार करने लग गई किसी सरकार पे कोई कमेंट करते हैं तो अपन कुछ नहीं कहेंगे भैया ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कर्तृवाच्य किस किस में नहीं है? गुंजन से चला नहीं जाता, तो इसमें तो भाववाच्य है भाई। सीमा नृत्य कर रही है, ये कर्तृवाच्य है। सोनू खाना बनाती है, तो ये भी कर्तृवाच्य है। प्रियांश क्रिकेट खेलता है, ये भी कर्तृवाच्य है। तो ए ऑप्शन है जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में भाववाच्य है? तो भाववाच्य तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, एक ही विकल्प है और आसानी के साथ आपको दिखाई दे रहा है। मेरा खाना नहीं बना सकती है, इसमें भी नहीं भाववाच्य। लीला अजमेर जा रही है, चित्र मीनाक्षी द्वारा बनाया गया। और यहां पर राजू से पढ़ा नहीं जाता, तो यहां पर कौन सा है आपके? भाववाच्य, पढ़ा नहीं जाता। वचन संबंधी अशुद्धि किसमें है? 48 में आपको बताना है कि वचन संबंधी अशुद्धि है वो किसमें है। किस विकल्प में आपके वचन संबंधी अशुद्धि है? उसके प्राण निकल गए, वे अनेक कलाएं जानते हैं, अपने अपने घर में ताला लगा दो, महाभारत 18 दिन तक चला। तो बिल्कुल ये गलत है, यहां पर होगा 18वें दिन तक चला। 18 नहीं होगा यहां पर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है। बंदूक सीख रखी है, तो यहां पर कर्ता कौन है? उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी, जिसमें किस प्रकार की यहां पर क्या आएगा आपके? उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखा है, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन की अशुद्धि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वचन की दृष्टि से तो यहां पर देखो, जयपुर में 4 गिरफ्तारी हुई, 4 गिरफ्तारियां हुई। ए ऑप्शन ही आपके आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपके। कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50वें में। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके हिंदी के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन इंग्लिश के प्रश्नों की। और इंग्लिश के प्रश्नों में आपके जो 50 प्रश्न है उनकी चर्चा अब करते हैं अपन। तो यहां पर देखिएगा, ही बिहेव्स एज इफ ही द मास्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया। ही बिहेव एज इफ ही वर द मास्टर।
ये आपके किससे संबंधित है? टेंस से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ब करेक्ट फॉर्म चुननी है वर्ब की। अगला है आपके सामने ही टॉक्स एज इफ ही नोज न्यूज हैज नोन हैड नोन एवरीथिंग। तो यहां पर क्या होगा? न्यू एवरीथिंग। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा आपके? न्यू एवरीथिंग। 53 नंबर में दे होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो यहां पर क्या होगा? दे वर कमिंग होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 में देखो डिसीजंस मस्ट बी टेकन। तो मस्ट बी टेकन, तो वी मस्ट टेक डिसीजंस। इसका क्या हो जाएगा? वी मस्ट टेक डिसीजंस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लोर बेड्स। तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा? वन कुड, तो इसका क्या होगा भाई? तो इसका हो जाएगा सी कुड, सी कुड बी सीन लाइंग ऑन फ्लोर बेड्स। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दे कुक द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फेनेज। दे कुक द फूड एंड सेंट, तो इसका क्या होगा? द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फेनेज बाई देम। देखा, देम हो गया। और यहां पे बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 56 में। 57 में देखो रवीना सेड टू, तो टोल्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो इसमें तो चारों ही ऑप्शन में टोल्ड दिया हुआ है। रवीना टोल्ड मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो इसका देखो भाई, आपके आई विल है, तो विल का क्या होगा? वुड। और डू इट, इसका आंसर क्या होगा? रवीना सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके रवीना टोल्ड मी दैट सी वुड डू इट देन और नेवर। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ऑप्शंस में क्या किया गया है? इन शब्दों को जो है वो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस की वही गड़बड़ की गई है, बाकी तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। बस स्ट्रक्चर को पहचानना, सही स्ट्रक्चर में कौन सा सेंटेंस है। 58 में देखो द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके क्या हो जाएगा? सिर्फ आपको दैट लगाना है, बाकी बिल्कुल सेम ही है, कोई ज्यादा है नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्योंकि ये तो आपके साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं, और बिल्कुल सी आपका आंसर हो जाएगा। दैट ही लगाना था बीच में और कुछ नहीं। 59 नंबर में देखो राकेश सेड टू हिम आई हैव बीन हेल्पिंग योर सन फॉर ईयर्स। तो यहां पर अगर बात करें सालों से वो हेल्प कर रहे हैं भाई, तो यहां पर क्या होगा? राकेश टोल्ड हिम दैट, ये तो सब में है। राकेश टोल्ड हिम दैट। अब देखना हैज हैड हैम क्या आएगा? तो हैव बीन है, तो इसका क्या हो जाएगा? हैड बीन। तो हैड बीन किस में है? एक में ही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके। राकेश टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन हेल्पिंग हिज सन फॉर ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल्स के प्रश्न आगे आपके सामने। इट वॉज लॉन्ग वेज वी वर एट सी फॉर 4 वीक्स। तो यहां पर आपके सी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। सी का कोई नाम होता तो अलग बात होती। सी का कोई नाम नहीं है, केवल सी लिखा है, तो आपके कोई आर्टिकल नहीं लगता है। किसी सी का नाम हो तो आर्टिकल दा लग सकता है वहां पर। ठीक है। लुक एट, तो लुक एट यहां पर तो
एट लगा हुआ ही है पहले से, तो ये अच्छा ये आर्टिकल के हैं। तो लुक एट एप्पल्स ऑन द ट्री, दे वर वेरी लार्ज, दे आर वेरी लार्ज, तो आपके द आर्टिकल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया द कॉफी इज मोर एक्सपेंसिव देन टी, तो यहाँ पर भी आपके कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज, दा नहीं आएगा यहाँ पर, नन ऑफ दीज होगा। कोई आर्टिकल कॉफी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटर्मिनस में देखो, देयर वॉज रेन इन जैसलमेर लास्ट ईयर, फ्यू, लिटिल, सो मैनी, द लिटिल, कौन सा हो जाए, तो लिटिल आएगा बिल्कुल। देयर वॉज लिटिल रेन इन जैसलमेर लास्ट ईयर। वी शुड इनवाइट मैनी पीपल, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिकॉज द वेन्यू इज एक्सपेंसिव, तो मैनी पीपल तो इनवाइट करेंगे नहीं, ए फ्यू पीपल आएगा। एक्सपेंसिव है तो ए फ्यू पीपल ही इनवाइट करेंगे। अगर एक्सपेंसिव नहीं होता तो यहाँ पर मैनी पीपल कर सकते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई हैव फ्रेंड्स इन टाउन सो आई फील लोनली फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके फ्यू होगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन टाउन, 65 में आपके फ्यू बिल्कुल करेक्ट होगा। 66 में देखो, 66 नंबर में, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर द टेस्ट, तो यहाँ पर आएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट है, ईच ऑफ के कारण यहाँ पर कौन सा होगा, इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच डोर एंड विंडोज वॉज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ईच, ठीक है। रिलायबल स्टैटिस्टिक्स क्या लिखा हुआ है, क्या है, स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टेटमेंट, तो रिलायबल स्टैटिस्टिक्स है, उसके साथ में क्या आएगा, आर आएगा। रिलायबल स्टैटिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टेटमेंट, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, संजीव कपूर इज बेटर देन, ये डिग्री है, कंपेयर पॉजिटिव, कंपेरेटिव डिग्री आप पर्सन में दी गई है, उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। संजीव कपूर इज बेटर देन एनी अदर शेफ इन इंडिया, तो यहां पर अगर बात करें तो संजीव कपूर इज वेरी फ्यू चीफ्स इन इंडिया आर एज गुड एज संजीव कपूर, तो यहां पर आपके नो अदर शेफ इज इंडिया इन इंडिया इज एज गुड एज संजीव कपूर, तो यहां पर आपके बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संजीव कपूर इज बेटर देन एनी है, तो ये सभी अन्य किसी भी शेफ से इंडिया में बेटर है संजीव कपूर, तो इसके अलावा कोई भी बेटर नहीं है इंडिया में, ठीक है। वेरी फ्यू मेटल आर एज हैवी एज गोल्ड, पॉजिटिव है, इसको कंपेरेटिव में चेंज करना। नो अदर मेटल इज सो हैवी एज गोल्ड, तो इसमें आपके गोल्ड इज कंपेरेटिव में चेंज करना है, तो आपके आएगा गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, सी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अशोक इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसका क्या हो जाएगा, नो अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, या मोस्ट आया है ना, मोस्ट अदर, अधिकतर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इंटेलिजेंट एज अशोक, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। अगला है डायरेक्शन कनेक्टिव्स और कंजक्शंस की क्वेश्चन है आपके सामने। ही वर्कड वेरी हार्ड येट ही डिड नॉट गेट ए स्कॉलरशिप, तो येट बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपके। द रेन वॉज फेलिंग बट आई डिड नॉट गिव अप माई वॉक, तो यहां पर आपके बट होगा कि बिकॉज, बट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके ए ऑप्शन। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल, तो बट तो आ नहीं सकता और भी नहीं आ सकता, तो आपके क्या आएगा, एंड आएगा। अगला है आपके सिनोनिम, पेस्टर का सिनोनिम आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, पेस्टर का सिनोनिम एनॉय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन।
अगला है डिस्पैरिटी का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम आपके क्या हो जाएगा, डिफरेंस और डिसिमिलरिटी, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है इनएडवर्टेंट, इसका आपको बताना सिनोनिम, तो इसका होगा अनइंटेंशनल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 में है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर स्टेल, तो स्टेल का आपके क्या होगा, स्टेल का आपको बताना है एंटोनिम, तो एंटोनिम हो जाएगा फ्रेश। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर वैकेट, वैकेट का क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई, सी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा है। और चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर जोली, तो जोली का आपके क्या हो जाएगा भाई, ग्लूमी और डिसमॉल, बिल्कुल दोनों ही होगा, ए एंड बी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वन वर्ड बताना आपको, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन, यानी कि कौन सा वो प्रोसेस जिसके द्वारा एग्जाम जो डिजीज है उसका एग्जामिनेशन लेकर पता चल, उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, तो वो आपके होता है डायग्नोसिस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 में देखो वन वर्ड बताना है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच टू पीपल रूल, तो वो डायआर्की होती हैं, एक पीपल होता है तो मोनार्की, और दो पीपल हैं तो डायआर्की। चूज द वन वर्ड फॉर एन एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, तो आपके उसको क्या कहते हैं, आर्टिशियन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके प्रीपोजिशन, द एंड ऑफ द बुक्स, एंड ऑफ द बुक, देयर मैनी मे बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक्स, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है देयर इज ग्लोसरी द बैक ऑफ द मैगजीन, बैक ऑफ द मैगजीन, तो इसमें भी क्या आएगा, एट आएगा, देयर इज ग्लोसरी एट द बैक ऑफ द मैगजीन। अगला है यू आर इंस्ट्रक्टेड ओनली टू राइट योर नेम ऑन द डॉटेड लाइन अंडर आफ्टर, तो ऑन आ जाएगा इसमें, ऑन द डॉटेड लाइन। अगला है स्पेरोज आर चर्पिंग, शर्पिंग भी बोल सकते हैं इसको, ऑन ट्रीज, इन ट्रीज, ओवर ट्रीज, अप ट्रीज, तो इसका होगा इन ट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्रेज आ है, इडियम्स और फ्रेज, लोकोक्ति मुहावरे जिसको कहते हैं। डिग द ग्रेव, तो डिग द ग्रेव का आपके क्या होगा अर्थ, मीनिंग क्या होगा, तो टू डिस्ट्रॉय इसका मीनिंग होगा, डी ऑप्शन। 89 में है एट फिट एज फिडल, एट फिट एज फिडल, तो इसका कौन सा होगा भाई, एट फिट एज फिडल, तो ये है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा। अगला है मैन ऑफ पार्ट्स, तो इसका होगा ए मैन ऑफ क्वालिटीज, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है इंटरोगेटिव में चेंज करना, आई डिड नॉट हैव टू वेट फॉर यू, तो इसका आपको प्रश्नवाचक जिसको इंटरोगेटिव कहते हैं बनाना है, तो इसका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड आई नॉट हैव टू वेट फॉर यू, और पीछे आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला है इसमें भी इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इसमें आपको एक चीज साफ साफ दिख रही है, इंटरोगेटिव का सेंटेंस वो एक के पीछे लगा है, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे भी आपके हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, शैल आई हैव टू हैव गो टू उदयपुर नेक्स्ट मंथ। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्ग स्पेलिंग कौन सा है वो आपको चूज करना है इसमें से, तो रॉन्ग स्पेलिंग आपके यहां पर है फॉलोइंग, यहां पर डबल वी लिखा हुआ है, इसकी जगह डब्ल्यू आएगा। बाकी देखिएगा करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो इसमें आपके पेशेंस ही करेक्ट है, बाकी तीनों स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। क्वालिफाइड के साथ प्रफिक्स लगाना है, तो डिसक्वालिफाइड हो सकता है इसका, सी ऑप्शन होगा, हो सकता है कि होगा। डेवलप, तो डेवलप के साथ कौन सा सफिक्स लगा सकते हैं, सी ऑप्शन लगा सकते हैं, डेवलपमेंट। मिस्टर अब्दुल कलाम, ये है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो आपके टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, उसमें इसको शामिल किया है एक प्रश्न को।
तो मिस्टर अब्दुल कलाम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो यहां पर आपके कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर अगर बात करें तो मिस्टर अब्दुल कलाम बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन was no answer to the problems of unemployment in India। तो इसका आपके हो जाएगा DACB, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब है एरर, सम कैटेगरिकली सस्पेक्टेड हैविंग सीन द गार्ड एंड थीफ टुगेदर, नो एरर। तो इसमें आपके एरर किसमें है? तो आपके एरर है सी पार्ट में, गार्ड एंड थीफ टुगेदर। 99 में देखो, डे इन डे आउट ही कीप टेलिंग हिज फ्रेंड्स दैट ही वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड। तो यहां पर कीप की जगह कीप्स आएगा, एस लगेगा। ठीक, तो 99 में आपके किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रॉपर एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहां पर आपके प्रॉपर एडजेक्टिव बताना है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव की अगर बात करें तो इंग्लिश, इंडियन फिल्म, इंग्लिश चैनल दोनों ही हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के कंप्लीट हो गए। अब राजस्थान जीके के हैं, तो सभी साथी लास्ट तक बने रहें। अब बात करते हैं अपन राजस्थान जीके, जिसमें आपके राजस्थान हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, करंट अफेयर और जियोग्राफी सब शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन क्या कहां किस प्रकार के प्रश्न आपके हैं। तो यहां पर आपके सामने है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो यहां पर आपके सामने है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। सी ऑप्शन, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। अगला है 102 में देखो, निम्नलिखित में से डॉक्टर रामलोचन सिंह के राजस्थान के जो वर्गीकरण किया गया भौगोलिक प्रदेशों का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया, उनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो राजस्थान के रामलोचन सिंह के द्वारा किए गए वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो ये है आपके पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये आपके इनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, बाकी 3 ही आपके शामिल है। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये आपके कौन से हैं रचयिता राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल? तो ये आपके डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला है जल विभाजक सीमा, जो राजस्थान में अरब सागर की अफवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को अलग अलग करती है। तो ये कौन सा है? तो ये आप गलती से अरावली पर्वतमाला मत करना, ये है बोराट का पठार। बी ऑप्शन आपके आंसर होगा। शानदार प्रश्न है जीके के इस बार। तो जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण किसका है? तो सबसे ज्यादा है बनास का, उसके बाद में लूणी, फिर चंबल, फिर माही। तो आपसे पूछे ऑप्शन देकर कि निम्न में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो अधिक है? तो जल ग्रहण आपके बनास का अधिक है, और अगर ये 4 ऑप्शन हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो राजस्थान में ना तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, ना ही बंगाल की खाड़ी वाला आंतरिक अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला है राजस्थान खनिजों की विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, इसीलिए तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक बात। अब देखो, अगला है आपके सामने, राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं?
तो 47 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 109 में देखो, राजस्थान में लोक परिवहन सेवा संचालन कब शुरू, मतलब सेवा का संचालन है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 13 नवंबर 2015 को लोक सेवा परिवहन का प्रारंभ किया गया था। लोक सेवा परिवहन की बसें चलती है ना, रेड पट्टी वाली, ये एग्रीमेंट पे ली गई थी। तो बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको डेट ध्यान में रख लेनी। चंबल नदी पर बनाए गए बांधों का उद्गम से समाप्ति की ओर, जहां से चंबल नदी उद्गम होता है चंबल नदी का, वहां से इसके एंडिंग तक बनाए गए जो बांध हैं उनका क्रम आपको बताना है। तो क्रम की बात करें तो सबसे पहले आता है गांधी सागर, फिर आता है राणा प्रताप सागर, फिर आता है जवाहर सागर, फिर आता है कोटा बैराज। तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि गांधी सागर, प्रताप सागर और जवाहर सागर, कोटा बैराज कहां कहां पर स्थित है। वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं संचालित है? तो आपके लघु, वृहत, मध्यम और बहुउद्देश्य, ये चारों प्रकार की आपके संचालित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 23 अप्रैल 1951 को। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये डॉक्टर कैलाश सांकला को जाना जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। अगला है आपके सामने, कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोपेन द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार लिख के देखें इसको क्रम वाइज, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत ही इसमें मामूली अंतर है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने अर्धशुष्क मरुस्थल है, उसको दिया गया था BHW, शुष्क मरुस्थल को दिया गया था BWHW, और राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को AW दिया गया था, लेकिन उत्तरी राजस्थान के आपके CWG नहीं था। ये डी ऑप्शन आपके गलत है। हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना क्या कहलाता है? ये तो सबसे आसान है भाई, ये क्या कहलाता है? ऋतु परिवर्तन? नहीं, मानसून कहलाता है। सी ऑप्शन होगा। 117 में एंटीसोल एल्फिसोल, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो ये आपकी एंटीसोल है, और एंटीसोल एरिडिसोल। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कितने जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये आपके राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सूखा संभावित कार्यक्रम के बारे में। अगला है, राजस्थान के कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो मरु विकास कार्यक्रम आपके 16 जिलों में चलाया जा रहा है। ठीक है, कितने जिलों में? 16 जिलों में आपके मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 120 में देखिएगा, कौन सा एक राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो वन उन्मूलन तो कारण है, वायु अपर्दन भी है, सौर ऊर्जा उत्पादन, जल उत्प्लावन भी है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन है वो, इससे किसी प्रकार का मरुस्थलीकरण को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका। कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़कर वृंदावन जाने वाले राठौड़ शासक कौन थे? तो ये थे सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह। आप बताएं कि कहां के ये राजा थे। आधुनिक जोधपुर के निर्माता किस राठौड़ शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उमेद सिंह। उमेद भवन पैलेस तो आपने सुना होगा, तो ये उमेद सिंह है। राठौड़ वंश से संबंधित इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक जोधपुर के निर्माता। अगला है आपके सामने, जोध बसायो जोधपुर, ब्रज किनो ब्रजपाल, दिल्ली काशी मान दियो नेपाल।
तो इसमें आपके जो ब्रजपाल है वो कौन है? ब्रजपाल के नाम से जोधपुर के किस शासक को जाना जाता है? तो ब्रजपाल के नाम से किसको जाना जाता है भाई? तो ये जाना जाता है विजय सिंह को, ब्रज विजय। तो आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला है मत्स्य संघ का नाम है वो किसके सुझाव पर रखा गया था? सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है। के एम मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। अगला आपके सामने है बांसवाड़ा में शांता सेवा कुटीर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बांसवाड़ा में शांता सेवा कुटीर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके चिमन लाल के द्वारा की गई थी, चिमन लाल मलोट के द्वारा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 127वां प्रजा सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया था? प्रजा सेवक, तो प्रजा सेवक का आपके जोधपुर से प्रकाशन किया गया था। उन्नीस ईस्वी में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसके द्वारा की गई? तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टीकाराम पालीवाल के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? विजय कुमार पन्नाधाय। तो ये आपके शहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। 130 में देखिएगा, घटियाला के शिलालेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? पूछा गया प्रश्न है भाई कई बार। तो घटियाला का शिलालेख हुआ, बिजोलिया का शिलालेख हुआ, ये पूछे जाते हैं हर बार। तो प्रतिहार वंश की जानकारी अपने को प्राप्त होती है घटियाला शिलालेख से। वह प्रशस्ति जिसमें बप्पा रावल के हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्ति का उल्लेख किया गया है, किस प्रशस्ति में किया गया भाई? तो ये किया गया आपके वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में। तो आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न, और पहले भी पूछा गया प्रश्न है। हारित ऋषि और बप्पा रावल का जो वर्णन है, वो आशीर्वाद का वर्णन जो है वो वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में मिलता है। इसमें लिखा गया है कि बप्पा रावल ने जो आपके चित्तौड़ पर अधिकार किया था मान मोरी को पराजित करके, वो आपके हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही किया गया था। क्योंकि ये हारित ऋषि के आपके क्या थे, शिष्य थे, इनको गुरु मानते थे और इनकी गायें चराया करते थे बप्पा रावल। इन्हीं के साथ यानी कि पालन पोषण इनका इनके साथ ही हुआ था, हारित ऋषि के साथ ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है गुब्बत, नुसरत, नागपली, गज्जक, ये क्या है? तो ऐसे प्रश्न भाई पूछे जाते हैं आजकल, जो आपके पटवार का एग्जाम है, एलडीसी का एग्जाम है, इनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखें। ये जोधपुर की जो दुर्ग है, वहां पर जो तोपें हैं उनके नाम हैं, बुर्जों के नाम पूछे जाते हैं। जो आपके कलाकार होते हैं जो चित्रकला में, उनके नाम इस प्रकार दे दिए जाते हैं, ये किससे संबंधित हैं पूछ लिया जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर के दुर्गों के नाम, जो तोपें रखी गई हैं जोधपुर दुर्ग में, उनका क्या नाम है? गुब्बत, नुसरत, नागपली और गज्जक। गागरोन दुर्ग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ और धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। हवा महल का निर्माण है वो किसके द्वारा, यानी कि किसके समय में हुआ है हवा महल का निर्माण? तो हवा महल का निर्माण आपके सवाई प्रताप सिंह के समय में हुआ है। जयपुर का जल महल किस जिले में स्थित है? किस जिले में नहीं, किस झील में स्थित है? ये टाइपिंग के कारण हो गया इसका। तो ये किस झील में स्थित है? जयपुर खुद जिला है, तो आप समझते हैं जयपुर का जल महल किस झील में है? तो ये मानसागर झील में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा जो है वो तिजारा अलवर में स्थित है। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये भी आपके अलवर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है संत रैदास की छतरी किस जिले में स्थित है? तो संत रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो राम सनई संप्रदाय की पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। आपको पता होना चाहिए कि राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, क्या इनके नियम है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सबके बारे में पता होना चाहिए। किस लोक देवी को चेचक निवारक देवी के रूप में पूजा जाता है? पूछा गया प्रश्न है ये भी। तो ये आपके हैं शीतला माता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, पूछा जाता है कई बार। पिछवाई कला संबंधित है। पिछवाई कला आपके नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। ये आपके नाथ द्वारा में जो कृष्ण मंदिर है उसके पीछे कपड़े पर बनाई गई चित्रकला है पिछवाई कला। उस पर कपड़े पर आपके जो कृष्ण लीला का अंकन है वो किया गया है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम क्या है जहां पर कलाकार चित्र बनाते हैं? तो यह है सूरत खाना। कौन सा है? सूरत खाना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में किरण माहेश्वरी के नाम पर कन्या महाविद्यालय राजस्थान में किस जिले में प्रारंभ हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके राजसमंद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है दुग्ध उत्पादन में? दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित आपको श्वेत क्रांति पता होनी चाहिए। इसके जो वर्गीज कुरियन है उनके बारे में पता होना चाहिए। और आनंद गुजरात में जो अमूल संस्थान है, डेयरी है, उसका भी पता होना चाहिए आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो श्वेत क्रांति थी दुग्ध उत्पादन संबंधित, इसको भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया था। आगे बढ़ते हैं। 145 में हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है जो पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये है आपके अरुण मिश्रा। कौन है? अरुण मिश्रा। हाल ही में राजस्थान का हर्बल पार्क बनाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? कौन सा बना है? तो ये शेखावाटी विश्वविद्यालय बना है। इसी ने आपके राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है जिसने हर्बल पार्क बनाया है। हाल ही में झुंझुनू जिले के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? तो ये है आपके अनिल धनखड़। करंट अफेयर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने वीडियो बनाकर डाल दिए चैनल पर, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अजरक और मलिर प्रिंट किस जिले के प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं, अजरक और मलिर प्रिंट। अगला है राज रूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन था कि राज रूपक ग्रंथ के रचयिता है वो आपके कौन है। तो इसमें पेपर में क्या हुआ, पेपर में आपके ऑप्शन एक अलग था। डी ऑप्शन में दिया गया था क्या? डी ऑप्शन में आपके इनमें से कोई नहीं दे करके सी ऑप्शन में दे दिया रामकरण आसोपा। तो ये मिस्टेक हुई थी वहां पर। और ये मिस्टेक क्यों हुई? क्योंकि उसमें अपलोड होते समय बाई मिस्टेक किसी कारण से वो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन अपलोड हो गया वहां पर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीरभान रत्न होगा। ठीक है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई और यह था आपके आज का पेपर, राजस्थान हाईकोर्ट मॉडल पेपर, एलडीसी का 6ठा मॉडल पेपर। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गई होगी सारी चीजें। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा और आपने कितने लोगों को सजेशन दिया कि आप इस मॉडल पेपर को दीजिए। लिंक कितनों के साथ शेयर किया आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को भी जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। बाकी की बातें करते हैं अगले क्लास में।
अगले मॉडल पेपर में और अगले वीडियो में जो भी पहले होगा उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।